भारत की सरकार ने मई महीने के लिए कौन से इनविटेशन भेजना स्टार्ट कर दिया है, कौन कौन से देशों को इनवाइट किया जा रहा है और ईरान की भारत में एम्बेसी ने अपनी डोनेशंस को लेकर क्या फैसला किया है और सबसे इम्पोर्टेंट जापान ने भारत को लेकर क्या अनाउंसमेंट की है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स संगठन के बारे में, जिसका प्रेसिडेंट इस समय भारत है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होनी है उसकी डेट्स भारत ने फाइनलाइज कर ली हैं। ब्रिक्स संगठन की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट होगी अगले महीने मई की 14 और 15 तारीख को। भारत सरकार ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों को इसका इन्विटेशन भेजना भी स्टार्ट कर दिया है। बीच में बस 40 से 45 दिन का समय बचा है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन के समय ईरान को भी ब्रिक्स का मेंबर बनाया गया था, इसलिए जो अगले महीने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है उसके लिए भारत ने ईरान को भी इनविटेशन भेजा है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची वो भी अगले महीने भारत आ सकते हैं। इसलिए ये जो ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग होगी इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काफी वाइड कवरेज मिलने वाली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान की एम्बेसी ने भारत के अलग अलग शहरों में जो डोनेशन ड्राइव चलाकर जितना भी फंड इकट्ठा किया था, चाहे वो कैश हो, गोल्ड की ज्वेलरी हो या फिर चेक्स, इन सबको डायरेक्टली ईरान भेजने का प्लान ड्रॉप कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इस तरह से डोनेशन ट्रांसफर करने के लिए कोई भी क्लियर डिप्लोमेटिक सिस्टम या फिर फिक्स्ड रूल पहले से नहीं बना है, इसलिए प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ईरान ये सारा कैश भारत से नहीं ले जा सकता है। ऊपर से अमेरिका के सैंक्शंस के कारण भारत और ईरान के बीच जो नॉर्मल पेमेंट सिस्टम होता था वो भी पिछले 7 सालों से ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भारत से ईरान डायरेक्ट पैसा भेजना काफी मुश्किल और इम्पॉसिबल माना जाता है। इसी चीज का सॉल्यूशन निकालते हुए ईरान की एम्बेसी ने डिसाइड किया है कि डोनेशन ड्राइव्स में भारत में जो भी कैश कलेक्ट हुआ है उसे यहीं पर भारत के बैंक्स के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा। उसके बाद उस पैसे का यूज इंडिया के अंदर ही मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स और वैक्सीन खरीदने के लिए किया जाएगा और फिर ये सारी चीजें भारत से ईरान में एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी। एंड इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध में जो भी सिविलियंस और सैनिक ईरान के अंदर घायल हो रहे हैं उनके इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सिंपल भाषा में समझे तो पैसा डायरेक्टली ईरान नहीं जाने वाला है, बल्कि उस पैसे से सबसे पहले भारत में सामान खरीदा जाएगा, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे और फिर वो ईरान तक पहुंचाई जाएगी। इससे सैंक्शंस का रूल भी ब्रेक नहीं होगा और ईरान को जो जरूरी मेडिकल मदद चाहिए वो भी मिल जाएगी। इसी तरह जो गोल्ड की ज्वेलरी है, बर्तन और बाकी सामान डोनेट किया गया था उसको भी डायरेक्ट ईरान भेजना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ईरान की एम्बेसी भी इन सभी आइटम्स को बैंक में डिपॉजिट करेगी और इनको सरेंडर करने के बाद इनकी वैल्यू का जो पैसा मिलेगा उसको बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा और उस पैसे से भी मेडिसिन और मेडिकल सप्लाईज खरीदी जाएंगी जो बाद में ईरान भेजी जाएंगी। अब ये फैसला ईरान की एम्बेसी ने भारत सरकार के प्रेशर में आकर किया है या फिर इनका खुद का फैसला है ये तो खैर पता नहीं, लेकिन इस फैसले से भारत की फार्मा कंपनीज को भी काफी बेनिफिट होने वाला है। साथ में ये डेवलपमेंट नॉन अलाइनमेंट के रास्ते के ऊपर चलते हुए भारत की न्यूट्रल और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बैलेंसिंग अप्रोच को दिखाती है और एक उदाहरण पेश करती है जहां पर भारत बिना अमेरिका के सैंक्शंस को वायलेट करे ईरान की भी मदद करने में सफल रहा। भारत के लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे ईरान के लिए डोनेशन करने के लिए वो भी पूरे हो गए। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है कि ईरान ओरिजिन का क्रूड ऑयल लेकर एक टैंकर शिप जो ईरान से चला था उसने अपनी डेस्टिनेशन भारत बताई है और ये गुजरात के वादीनाड के दीनदयाल पोर्ट की तरफ सेल कर रहा है। जिस तरह से ट्रेन्स और प्लेन्स की लाइव लोकेशन ट्रैक करने के लिए कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं, सेम इसी तरह से कार्गो शिप्स और गैस एंड ऑयल टैंकर शिप्स और जो भी समुद्री रास्ते से ट्रेड होता है, मरीन ट्रैफिक होता है, उसको ट्रैक करने के लिए भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग सभी शिप्स को अपनी जर्नी, रूट और डेस्टिनेशन डिक्लेयर करना होता है। शिप्स को AIS सिस्टम की मदद से अपनी लाइव लोकेशन और डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट करनी पड़ती है। इसी डेटा को देखते हुए केपलर नाम की एक कमोडिटीज रिसर्च फर्म ने जानकारी दी है कि ईरान से एक ऑयल टैंकर शिप भारत की तरफ सेल कर रहा है। इस टैंकर शिप ने अपना रूट और डेस्टिनेशन भारत की ओर डिक्लेयर की है। इसके ऊपर 6 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल लोडेड है और ये टैंकर शिप 4 अप्रैल को भारत के दीनदयाल पोर्ट के ऊपर अराइव करेगा। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि भारत में कौन सी ऑयल कंपनी ने ये ईरान से क्रूड ऑयल की शिपमेंट परचेज की है, लेकिन अगर ये ऑयल टैंकर शिप सच में भारत ही आता है तो ये 7 साल के बाद होगा जब भारत ईरान से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। इससे पहले भारत ने साल 2019 के मई महीने में लास्ट बार ईरान से क्रूड ऑयल परचेज किया था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 4 तारीख को ये ऑयल टैंकर शिप भारत के पोर्ट के ऊपर जब आएगा
क्या ये उससे पहले अपनी डेस्टिनेशन को चेंज करके किसी और कंट्री में जाएगा, या फिर अगर ये भारत आता है तो भारत की कौन सी ऑयल कंपनी ने इसको परचेज किया है? क्या इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है या फिर भारत की कोई सरकारी ऑयल कंपनी है? जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको भी इन्फॉर्म कर देंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वैसे आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट में जो ईरान वॉर चल रहा है, इसको जिस तरीके से मोदी सरकार और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने हैंडल किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? भारत सरकार को कुछ और करना चाहिए था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया के डिप्टी विदेश मंत्री के बाद अब रशिया के टॉप पॉलिसी मेकर, फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ रशिया डेनिस मांतुरोव भी भारत की यात्रा पर आ गए हैं। डेनिस मांतुरोव इस समय इंडिया रशिया इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन के को चेयर भी हैं और ये प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के काफी करीबी माने जाते हैं। अब इस हाई प्रोफाइल विजिट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो तो खैर पब्लिक डोमेन में शायद ही बताया जाएगा, लेकिन गुड न्यूज ये है कि अब अमेरिका से ज्यादा हमारी रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन मजबूत हो रही है। अमेरिका से जो सीनियर ऑफिशियल्स भारत आया करते थे वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब थोड़ा सा कम हो गया है और रशिया के साथ हमारी मीटिंग्स बढ़ गई हैं। ऑयल एंड गैस की शॉर्टेज से डील करने में रशिया जितना प्रोएक्टिव होकर भारत सरकार की मदद कर रहा है, ये चीज हमें एंड आपको तो फील नहीं होगी, लेकिन रशिया ने भारत को बहुत ही बड़े क्राइसिस से बचा लिया है। आई होप भारत और रशिया की दोस्ती ऐसे आगे भी मजबूत होती रहे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अजरबैजान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान में जो भारत के एम्बेसडर हैं अबे कुमार सर, इन्होंने आज अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर जेहून बायरामोव के साथ एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में अजरबैजान और भारत ने डिसाइड किया है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के बीच पॉलिटिकल कंसल्टेशंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा और जिन भी मुद्दों के ऊपर कोऑपरेट करना है या जो दोनों देशों के बीच डिसएग्रीमेंट्स हैं वो भी इन्हीं पॉलिटिकल कंसल्टेशंस में डिस्कस की जाएंगी। अब इसका मतलब है कि भारत और अजरबैजान के बीच एक नया डिप्लोमेटिक चैनल स्टार्ट किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जो डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है या फिर फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, उनकी मीटिंग्स दोनों देशों में आपस में स्टार्ट की जाएंगी। हो सकता है कि भारत के ऑफिशियल्स अजरबैजान जाएं और अजरबैजान के विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल्स भारत में आएं। कहने का मतलब है कि अजरबैजान के साथ टाइज इंप्रूव करने का जो पहला स्टेप है उस दिशा में दोनों देशों ने कदम बढ़ा दिया है। अब टाइज और ये रिलेशंस एक्चुअल में इंप्रूव होते हैं या फिर नहीं, ये तो खैर टाइम के साथ पता चलेगा, लेकिन रिसेंटली ईरान से भारतीय लोगों को रेस्क्यू करने में भी अजरबैजान ने भारत की मदद की थी और अब ये फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल कंसल्टेशन स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और जापान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जापान की गवर्नमेंट ने भारत के साथ इकोनॉमिक टाइज मजबूत करने के लिए अपने विदेश मंत्रालय के अंडर एक नया डेडिकेटेड डिपार्टमेंट लॉन्च कर दिया है, जिसके ऑफिस भारत में जापान की एम्बेसी और जापान के विदेश मंत्रालय में होंगे। इसका नाम रखा गया है जापान इंडिया इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन और ये ऑफिस कई सारी कंप्लेंट्स के बाद खोला गया है। दरअसल जापान की कंपनीज जिस स्पीड से बाकी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उस स्पीड से भारत में नहीं कर रही थी। भारत में जापान ओरिजिन की अप्रोक्सीमेटली 1430 कंपनीज ही ऑपरेट कर रही हैं और ये नंबर साल 2018 से ऑलमोस्ट सेम ही है। यानी कि भारत में जो जापानीज कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, इनकी संख्या भारत के अंदर बढ़ ही नहीं रही थी, लेकिन रीजन में जो बाकी देश हैं वहां पर ये नंबर तेजी से बढ़ रहा था। हैरानी वाली बात यह है कि भारत जैसे बड़े देश में जहां पर केवल 1400 जापानीज कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन एक छोटे से सिंगापुर में 4500 जापानीज कंपनीज एक्टिव हैं और थाईलैंड के अंदर तो 6000 जापानीज कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। इसके साथ ही जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने जो सर्वे किए थे उनमें भारत को मोस्ट प्रॉमिसिंग ओवरसीज डेस्टिनेशन भी बताया गया था। जापानीज गवर्नमेंट भी लगातार पुश कर रही है कि उनकी कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करें, लेकिन इसके बावजूद जापानीज कंपनीज भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जापानीज गवर्नमेंट की कोई गलती है। जापानीज कंपनीज की सबसे बड़ी कंप्लेंट है भारत की अलग अलग स्टेट्स के बीच इन्वेस्टमेंट रूल्स और पॉलिसीज का मिसमैच होना। सभी स्टेट्स के अंदर डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जिससे एक ही बिजनेस को हर स्टेट में अलग अलग कंप्लायंसेस फॉलो करनी पड़ती हैं। इसके अलावा भारत में लीगल सिस्टम भी काफी स्लो है और कभी कभी क्लियर प्रोसेसेस न होने के कारण डिसीजन मेकिंग काफी डिले हो जाती है। भारत का टैक्स स्ट्रक्चर भी दूसरी कंट्रीज के मुकाबले काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है और बार बार रूल चेंजेस के कारण भी कंपनीज भारत से दूरी बना रही हैं। एंड इसके ऊपर लैंड एक्विजिशन, अप्रूवल्स और लाइसेंस लेने में भी काफी करप्शन और टाइम डिले फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की फाइनल कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जापान की गवर्नमेंट ने अपने देश की कंपनीज की ये सारी कंप्लेंट सुनने के बाद ये जापान इंडिया इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन स्टार्ट किया है। इसका काम होगा जापानीज कंपनीज को भारत में बिजनेस एक्सपैंड करने और इन्वेस्टमेंट करने में मदद करना। जिन भी जापानीज कंपनीज को भारत में इन्वेस्टमेंट करने में कोई परेशानी आएगी,
वो इस डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करेंगी और ये डिपार्टमेंट खुद भी अपनी कंपनीज के कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए उन्हें गाइड करेगा कि भारत में रेगुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। जापानीज कंपनीज को गाइड करने के साथ साथ जहां पर नीड हुई तो ये ऑफिस डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी भारत की सरकार की मदद से उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जापान की गवर्नमेंट आखिरकार अपने देश की कंपनीज को भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों पुश कर रही है। जापान की गवर्नमेंट को पता है कि भारत एक तेजी से ग्रो होती हुई मार्केट है। कंजप्शन भारत के अंदर लगातार बढ़ रही है। भारत में लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है जिससे भारत से एक्सपोर्ट्स करना भी आसान हो जाता है। और अगर जापान की कंपनीज भारत में सक्सेसफुल होती हैं तो उनके प्रॉफिट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जापान में जो उनकी पेरेंट कंपनी होंगी उनके पास जाएगा और जिससे जापान की जीडीपी और इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इसलिए जापान की गवर्नमेंट ने ये इंडिया स्पेसिफिक एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जापानीज कंपनीज भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं। टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।